हेलो एवरीवन, वेलकम टू पथ सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट 15 थ्री मार्कर तथा वीडियो के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोटेश्वर महादेव टेम्पल से संबंधित एक बहुत ही शानदार पौराणिक कथा, एक मिथिकल स्टोरी। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक विथ गुहार मोती। गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु या सबसे पश्चिमतम आबाद गांव है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में या कच्छ जिले में स्थित है तथा ये नारायण सरोवर ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रशासित होता है तथा किसी इसी के पास में एक विवादित सरक्रीक क्षेत्र तथा कोटेश्वर महादेव टेम्पल भी स्थित है। इस तरीके से इस गुहार मोती में इतना ही लिखना है। गुहार मोती के लोकेशन की बात करते हैं तो ये है गुहार मोती, और जो कि कच्छ के रण में स्थित है, यहीं पर सरक्रीक स्थित है तथा इसी के नीचे है गल्फ ऑफ कच्छ तथा काठियावाड़ पेनिनसुला के नीचे आप देखिए ये है गल्फ ऑफ खंबात और ये है अरब सागर। ये भी बता सकते हैं कि अरब सागर के तट पर गुहार मोती स्थित है। क्लियर हुआ। गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु होगा इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा वालंगू किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी से मतलब होता है चेनानी से शुरू होगी और नासरी पे ये एंड होगी। क्लियर हुआ। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में NH-44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है। इमेज में देखिए ये है चेनानी नासरी सुरंग। इसी को पहले पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता था। यह एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, अर्थात भारत ही नहीं एशिया की भी सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 9.28 किलोमीटर। 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो इसका उद्घाटन किया गया है वो किया गया है 2 अप्रैल 2017 को, और इसका जो नाम बदल कर दिया गया है वो कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इस तरीके से चेनानी नासरी सुरंग कंप्लीट होती है। इसका महत्व क्या है? अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो आप क्या लिखोगे? देखो, इसमें इतना तो लिखना ही है, साथ में इसमें इसका महत्व लिखना है। क्या होगा? जम्मू और कश्मीर के बीच की जो दूरी है मात्र 30 किलोमीटर रह गई है। सर्दियों के दिनों में जो बर्फ के कारण जो मार्ग जो अवरोध उत्पन्न होता था, इस सुरंग के बनने से उस मार्ग में अवरोध कम हो गया है। दूसरी चीज, एक ट्रैफिक की जो समस्या होती थी, चेनानी नासरी सुरंग के बनने से वो ट्रैफिक की जो समस्या थी उसका भी निदान हो चुका है। इस तरीके से चेनानी नासरी सुरंग को लिखना है। नेक्स्ट है हमारा जलगर्तिका। देखो, जलगर्तिका उन्हीं क्षेत्रों में बनता है जहां पर जलप्रपात होते हैं, मुख्यतः वहीं बनता है ये। नदियां जो होती हैं, रिवर्स जो होती हैं, वो जब बहती हैं तो जलप्रपात यानी झरनों का निर्माण करती हैं। नदियां हमेशा हार्ड सरफेस पर बहती हैं और जहां भी इसको सॉफ्ट सरफेस मिलता है वहां पर ये जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात के निर्माण की प्रक्रिया में होता यह है कि जो चट्टानी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो जलप्रपात के निचले क्षेत्रों में जाकर छोटे गड्ढों में फंसते हैं और घूमते रहते हैं, और वृत्ताकार रूप से घूमते हुए ये टुकड़े एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे जलगर्तिका कहते हैं। ठीक है। ये देखिए जलगर्तिका, ये है जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, और इससे निर्मित संरचना हो गई प्लंग फूल, यानी कि इसका एक उदाहरण हम प्लंग फूल यानी कि जल कुंड को ले सकते हैं। इस तरीके से जलगर्तिका को लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है जलोढ़ शंकु, अलुवियल कॉन। इसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले बनता है जलोढ़ शंकु, फिर बनते हैं जलोढ़ पंख। नदियां जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों से यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से धरातली निचले क्षेत्रों में आती हैं, पर्वतपदीय क्षेत्रों में आती हैं, तो वो बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को पीछे की ओर छोड़ती जाती हैं। ठीक है। अवसाद की अधिकता के कारण ये संरचनाएं निर्मित होती हैं, और इसी को बोलते हैं जलोढ़ शंकु। और इन विभिन्न जलोढ़ शंकुओं के मिलने से जो क्षेत्र बनता है उसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश क्या होता है? बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित संरचना। ठीक है। गंगा नदी जो है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हिमालय की लगभग सभी नदियां जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं, लेकिन जो कोसी नदी होती है वो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जलोढ़ पंख को भी डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ जलोढ़ शंकु को समझिए। तो 3 मार्क्स में क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे हम कि ये
बड़े बड़े चट्टानों के अवसादों से निर्मित संरचना है जो कि नदियों द्वारा पीछे छोड़े जाते हैं। इन्हीं से बाबर प्रदेश का निर्माण होता है और गंगा या अन्य हिमालयी नदियों को इसको उदाहरण में इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से जलोढ़ शंकु कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कलापानी, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है 2019 और 20 में। कलापानी की लोकेशन की बात करते हैं तो ये है पिथौरागढ़ जिला, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पिथौरागढ़ जिला के अंतर्गत एक प्रशासित सामरिक क्षेत्र है और भारत, नेपाल और तिब्बत के एक ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 3600 मीटर ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। और नेपाल का नेपाल इस पर अपना दावा बता रहा है। कब से बता रहा है? 1997 से नेपाल ने इस पर अपना दावा बनाया हुआ है। काला पानी की बात करते हैं तो एक फैक्ट और जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2020 में भी नेपाल ने इस पर अपना दावा पेश किया था। इस कारण से ये टॉपिक चर्चा में रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। ये देख लीजिए आप, ये है कला पानी। क्लियर हुआ? इस तरीके से ये एक भू सामरिक क्षेत्र है तिब्बत, भारत और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारा पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की अवस्थिति की बात करते हैं तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित भारत का एक क्षेत्र है और भारत व श्रीलंका के मध्य भी इसको कह सकते हैं ये स्थित है। और ये आदम ब्रिज यानी कि राम सेतु का ही एक भाग है। और इसी आदम ब्रिज पर या इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, जो कि एक धार्मिक और प्राकृतिक क्षेत्र है। क्लियर हुआ? मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं तो पंबन द्वीप के जो उत्तर पूर्व में है वहाँ पर है पॉक स्ट्रेट तथा इसके पश्चिम में है मन्नार की खाड़ी। यानी कि पंबन द्वीप जो है वो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी या कहे तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक द्वीप है। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि ये जो राम सेतु है, एडम ब्रिज है, इसी का ही एक हिस्सा है। और राम सेतु जो होता है, एडम ब्रिज, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है? इसी पंबन द्वीप से ही इसकी स्टार्टिंग होती है। यह भी इसको कह सकते हैं या मेंशन इसमें कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी या गल्फ ऑफ केम्बे या खंबात की खाड़ी, एक ही बात है तीनों। केम्बे की खाड़ी या गल्फ ऑफ केम्बे को डिस्कस करने से पहले ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गल्फ में और बे में क्या डिफरेंस होता है। हिंदी में दोनों को खाड़ी कहा जाता है। देखो, जो गल्फ होती है ना, वो भी समुद्र से तीनों ओर से, यानी कि वो भी लगभग स्थलीय भाग से तीनों ओर से घिरा रहेगा, लेकिन ये संकरा क्षेत्र होगा। जबकि जो बे होगा वो एक विस्तृत क्षेत्र होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? बे कहेंगे। दूसरी चीज, जो गल्फ होती है वो बहुत ही एक, उसकी जो गहराई होती है बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो बे होती है उसकी ज़्यादा गहराई नहीं होती है। यही कारण है कि गल्फ जो होती है, यहाँ की जो गल्फ में गिरने वाली जो नदियाँ होती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। और जो बे में जो नदियाँ गिरती हैं वो कहीं ना कहीं किसका निर्माण करती है? वो नदियाँ निर्माण करती है डेल्टा का। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं कि केम्बे की खाड़ी। तो केम्बे की खाड़ी भारत के काठियावाड़ प्रायद्वीप यानी कि गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात से अलग करती है। क्लियर हुआ? यह काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात से अलग करती है और नर्मदा, ताप्ती, साबरमती व माही आदि नदियाँ इसी में आकर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो ये रहा काठियावाड़ पेनिनसुला गुजरात का। ठीक है, इसको गल्फ ऑफ, और ये रही आपकी गल्फ ऑफ खंबात। क्लियर हुआ? यहीं पर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं और इसके तट पर यह रहा अंकलेश्वर, यह रहा भावनगर आदि नगर इसी के तट पर अवस्थित हैं। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? इसका महत्व बताएंगे। पहली चीज, इसके 3 महत्व लिख सकते हैं हम। ये जो क्षेत्र होता है अंकलेश्वर, भावनगर आदि, ये क्षेत्र जो है क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम से संपन्न क्षेत्र है। एक फायदा तो हमको यहाँ पर ये हो गया। दूसरी चीज, इन क्षेत्रों में बंदरगाहों का विकास बेहतर तरीके से हुआ। क्यों हुआ? अभी मैंने बताया है कि जो गल्फ होते हैं वो एक गहरे क्षेत्र होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बंदरगाहों का विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। जहाज़ों के आवागमन में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर हुआ? इस तरीके से तीसरी चीज, यहाँ पर ज्वार वगैरह भी आते हैं।
तो ये एक ज्वारीय क्षेत्र भी है, यहाँ से ज्वारीय ऊर्जा भी प्राप्त की जा सकती है। तो आपने इस तरीके से देखा कि केम्बे की खाड़ी का भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, ना कि आर्थिक, सामरिक और हर तरीके से इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्लियर हुआ? इस तरीके से केम्बे की खाड़ी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है एलिफेंट फॉल। एलिफेंट, नाम से पता चल रहा है कि एलिफेंट का आकार का होगा, लेकिन नहीं भैया, वर्तमान में ये एलिफेंट के आकार का नहीं है। जब 1897 में यहाँ पर भूकंप आता है, यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, तो उसके बाद इसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाता है। इसका जो नामकरण है वो अंग्रेजों ने ही किया था, क्योंकि पहले इसका जो आकार था वो एलिफेंट की तरह था। और इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो ये भारत के अपर शिलांग जिला मेघालय में स्थित एक वाटरफॉल है। ये रहा इसका चित्र, आप देख लीजिए, बहुत ही मनोरम दिखाई देता है ये। ठीक है, अगर 3 मार्क्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? शिलांग जिला मेघालय में स्थित, कॉमा लगाएंगे, नामकरण अंग्रेजों द्वारा, फिर कॉमा लगाएंगे, वर्तमान में आकार परिवर्तित, कारण लिख देंगे भूकंप, और वहाँ उसके आगे लिख देंगे डैश लगाकर 1897 से इसका आकार परिवर्तित हो चुका है। इस तरीके से एलिफेंट फॉल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेलिनास। सेलिनास क्या होता है कि जब मरुस्थलीय अंतः प्रवाहित नदियाँ वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं। मरुस्थलीय अंतः प्रवाहित नदियाँ वर्षा के उपरांत अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं, तो उससे जो निर्मित संरचना होती है उसको कहते हैं प्लाया। अगर यही प्लाए क्या होते हैं? खारे जल के होते हैं, तो इन खारे जल के प्लाया को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं सेलिनास। क्या कहते हैं? सेलिनास। क्लियर हुआ? इसका एक बेहतरीन सा उदाहरण है डिडवाना। अब देखो यहाँ से 2 3 मार्कर बनते हैं, 2 क्या 3 बनते हैं। पहला सेलिनास हमने देख लिया, सेकंड बनता है हमारा प्लाया। प्लाया में क्या लिखेंगे? मरुस्थलीय अंतः प्रवाहित नदियाँ वर्षा उपरांत अस्थायी झीलों का निर्माण करती है, जिसे प्लाया कहते हैं। खारे जल के प्लाया को सेलिनास कहते हैं। उदाहरण डिडवाना। डिडवाना भी आएगा तो इसी को आप घुमा फिरा कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? देखो, मृदा में बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों के उपयोग से, भूमि की बहुत ज़्यादा उपयोगिता से उसकी उर्वर क्षमता खत्म हो गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही शानदार प्रयास किया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की। शुरुआत होती है इसकी 19 नवंबर 2015 को। कहाँ से? राजस्थान के सूरतगढ़ जिले से। क्लियर हुआ? इसमें जो वित्तीयन किया जा रहा है वो केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% तक इसका वित्तीयन कर रही है। और इसका जो ध्येय वाक्य है वो है स्वस्थ धरा खेत हरा। इस तरीके से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लिखना है। 5 मार्क्स में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? इसके जो लाभ हैं, क्या क्या इससे फायदे मिलने वाले हैं, वो हमें मेंशन करना है। क्लियर हुआ? जब भी एमपीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर बीहड़ क्षेत्र वाली चीज़ें और मालवा के परिप्रेक्ष्य में या बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें इसको जोड़कर लिखना चाहिए, बेहतर मार्किंग होगी इससे। क्लियर हुआ? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि वितरिका। वितरिकाएं क्या होती हैं? जब एक नदी होती है और आगे जाकर या एंड में उससे एक और नदी निकल जाती है, यानी उस मुख्य नदी से एक अन्य धारा अलग होती है, तो जो वो अन्य धारा अलग होगी ना, उसी को बोलेंगे वितरिका। याद रखना, वो जो अन्य धारा अलग हुई है ना, वो वापिस से आकर मुख्य धारा में नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो ही उसको वितरिका बोलेंगे। अगर वो मिल जाएगी तो उसको वितरिका नहीं बोलेंगे। अगर वो मिल जाएगी तो वो डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करेगा, तो इसलिए उसको वितरिका नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम उदाहरण की बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं एक बार। एक मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है उसे वितरिका कहते हैं। जैसे कि हुगली नदी जो है वो गंगा की क्या है? वितरिका है। नेक्स्ट देखते हैं चोराबाड़ी ग्लेशियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा न्यूज़ में बनने वाला टॉपिक है। हमेशा न्यूज़ में रहता है ये टॉपिक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हमने इसकी लोकेशन बता दी। इसकी लोकेशन हम एक और बता सकते हैं कि ये ना उत्तर में स्थित है। किसके? केदारनाथ के उत्तर में 6 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 2 लोकेशन हमने इसकी बता दी है एग्जैक्टली। लंबाई की बात करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 14 किलोमीटर और इसी से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और इसी ग्लेशियर के पिघलने से गांधी सरोवर नामक झील का निर्माण होता है।
देखिए ये टॉपिक इतना चर्चा में क्यों रहता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। 2013 में यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है उत्तराखंड में, विशेषकर केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों में। उसी दौरान चोराबाड़ी ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा पिघलता है और एक भयंकर सी बाढ़ आती है, भयंकर सा डिजास्टर होता है, आपदा आती है उत्तराखंड में। ठीक है, उसका प्रमुख कारण ये चोराबाड़ी ग्लेशियर भी रहा था। केदारनाथ का मंदिर तक डूब गया था इसमें, इतनी भयंकर बाढ़ थी और 500 से अधिक लोग यहाँ पर क्या हो की मृत्यु हो जाती है। भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन क्या चलाया गया था, यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन होप चलाया गया था 2013 में। ठीक है, क्लियर हुआ उत्तराखंड डिजास्टर में। अब हम बात करते हैं मंदाकिनी नदी की, यहाँ पर बात आई है तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। देखो सबसे पहले यहाँ से निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी, जो कि अलकनंदा नदी में रुद्रप्रयाग में ही मिल जाती है। और अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सतोपंथ हिमानी से। आगे ये अलकनंदा नदी जाकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है और भागीरथी नदी का जो उद्गम होता है यानी कि जो गंगा का उद्गम होता है वो होता है गंगोत्री से। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है और जब इसी भागीरथी नदी में अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा को बोलते हैं गंगा, और इसी गंगा में आकर यमुना मिलती है प्रयाग यानी कि पुराना नाम इलाहाबाद में। इस तरीके से हमारा ये चोराबाड़ी ग्लेशियर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा लूनी नदी। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पर। इसका जो उद्गम होता है वो होता है अजमेर के पास अरावली की पहाड़ियों से। ये राजस्थान व गुजरात में प्रवाहित होती है और ये एक अंतर्वाही नदी है। एमपीपीएससी 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन। इसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर और इसका संगम या मुहाना है वो है कच्छ का रण। देखो जब भी आपको कोई नदी लिखनी हो ना तो उसमें हमेशा 2 से 3 फैक्ट तो हमेशा मेंशन करना। पहली चीज़ कहाँ से निकलती है, दूसरी चीज़ किन किन राज्यों से बहती है, तीसरी चीज़ इसका मुहाना कहाँ होता है। यही कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना, किसी अन्य नदी में जाकर समाहित हो जाएगी, मिल जाएगी किसी मुख्य नदी में या फिर किसी समुद्री क्षेत्र में या फिर अंतर्वाही नदी भी हो सकती है, जैसे कि ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो वो है 320 किलोमीटर। इस तरीके से प्रत्येक नदी में लंबाई अगर याद हो तो ठीक है लिख सकते हैं, और ना याद हो तो हम इसका उद्गम और इसका मुहाना जरूर हमें बताना चाहिए। सहायक नदियाँ भी हों तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी। नंदा देवी की यहाँ पर सिर्फ ऊंचाई पूछी गई है, इसलिए हम इसकी ऊंचाई बताएंगे कितनी, 7817 7817 मीटर। इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसको याद रखना है आपको 777। अब आप बोलोगे यहाँ पर 7 कैसे है, तो इसको आपको करना है 8 - 1 हो गया 7। क्लियर, तो आप लिखेंगे 7817। इस तरीके से इसकी ऊंचाई जो है कंप्लीट होती है। अब ऊंचाई की बात आती है तो एनबीपीएससी 2018 में जो मेंस था उसमें इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसकी ऊंचाई पूछी जा चुकी है कि इसकी ऊंचाई कितनी थी। कंचनजंगा की पूछ चुके हैं तो इसकी भी पूछ सकते हैं। ऊंचाई की बात आती है तो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848। ठीक है, केटू गाडविन आस्टीन जो कि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। उसके बाद आते हैं नंदा देवी। ठीक है, केटू गाडविन आस्टीन की ऊंचाई है 8611 मीटर और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8598 और नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो मैं बता चुका हूँ आपको 7817। इस तरीके से ऊंचाई कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको धूपगढ़ और अमरकंटक की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। इस तरीके से ऊंचाई से ज़्यादा इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, अन्य से कम ही संभावना है पूछने की। नंदा देवी भी आ सकता है कभी 3 मार्क्स में, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, या चमोली उत्तराखंड में स्थित। ठीक है, ऊंचाई बता देंगे 7817।
फिर बताएंगे यहीं पर नंदा देवी नेशनल पार्क अवस्थित है। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर मेंशन करनी है। और अगर नंदा देवी नेशनल पार्क पे आएगा तो क्या बताएंगे, यहीं पर नंदा देवी स्थित है। ठीक है, इसको 1988 में यूनेस्को ने 1988 में जो यूनेस्को है उसने इसको क्या करा, अपने प्राकृतिक स्थल के महत्वपूर्ण धरोहर स्थल में शामिल किया है। इस तरीके से ये नंदा देवी जो होता है कंप्लीट होता है। कश्मीर घाटी की बात करते हैं कि कश्मीर घाटी क्या है। देखो, कश्मीर घाटी की लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो इसकी जो अवस्थिति है वो है वृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है संभी नदी पर, यानी कि जब विभिन्न प्रकार की अपनतियाँ इस तरीके से लोकेशन बनेंगे और अभिनतियाँ मिलकर, यानी कि संपीड़न के कारण जो चट्टानें होती हैं वो विभिन्न प्रकार की अपनतियाँ और अभिनतियों में तब्दील हो जाती है, तो उससे निर्मित संरचना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समभिनति बोलते हैं। और ग्रीवाखंड क्या होता है, इसमें अगला है ग्रीवाखंड। जब कोई चट्टान टूटकर कहीं दूर जाकर अन्य चट्टान पर गिर जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रीवाखंड। ठीक है, तो कश्मीर घाटी की अवस्थिति बता दी, फिर बताएंगे ये संभी नदी व ग्रीवाखंड दोनों का उदाहरण है, और बताएंगे जम्मू से बनिहाल दर्रा द्वारा ये जुड़ी हुई है कश्मीर घाटी। देखो, सबसे पहला आता है काराकोरम दर्रा, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है जास्कर। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है जैसे प्रीलिम्स वगैरह में कि जास्कर और पीर पंजाल के मध्य कौन सी श्रेणियां स्थित है, तो वो कश्मीर घाटी स्थित है। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमारे ये 15 3 मार्कर कंप्लीट होते हैं। और हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में बात की थी एक पुरानी कथा की, तो आइए शुरू करते हैं उस शानदार मिथिकल स्टोरी को। लेट्स वी स्टार्ट इस शानदार स्टोरी। देखो, कोटेश्वर टेम्पल जो है वो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है ये, सरक्रीक अरब सागर के तट पर स्थित है। क्या होता है, एक पुरानी कथा है ये। जब दशानंद रावण क्या करते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव इनकी पूजा अर्चना तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और इनको बोलते हैं कि मांगिए, क्या वरदान मांगना चाहते हैं। लंकापति रावण कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपकी शिव भक्ति हमेशा मिलती रहे, बस मुझे इतना वरदान दे दीजिए। भगवान शंकर इनसे इतने प्रसन्न होते हैं कि इनके लिए क्या करते हैं, इनको एक लिंग देते हैं और कहते हैं कि आज से आप अजर अमर हो, लेकिन एक शर्त है, इस लिंग को आपको कहीं भी भूमि पर या धरती पर नहीं रखना है। लंकापति रावण वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान जो विभिन्न देवता होते हैं वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया। तो विभिन्न देवता एक षड्यंत्र रचते हैं, एक योजना बनाते हैं कि इस लिंग को कैसे भी करके हमको धरती पर रखवाना है। करते ये हैं ये कि ब्रह्मा जी आते हैं और एक दलदली क्षेत्र में गाय बनकर समाहित हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं। और जो विभिन्न देवता जो कि मानव रूप में हैं वो उसको एक रस्सी से खींचते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। वहीं से दशानंद रावण निकलते हैं और वो देखते हैं कि इनसे एक मामूली सी गाय बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो उसको खींचने की कोशिश करते हैं और एक हाथ में वो अपने लिंग को पकड़ के रखते हैं, शिवलिंग को, और एक हाथ में वो उस रस्सी को पकड़कर खींचते हैं, लेकिन वो भी नहीं निकाल पाते हैं। और अपने आप पर उनको क्या आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उनको बुरा लगता है कि यार मैं ये गाय को नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो भूल जाते हैं अपने उस गुस्से में, उस दबाव में, और वो लिंग को क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। वो गाय तो बाहर निकाल देते हैं लेकिन उन्होंने उस लिंग को नीचे रख दिया, यानी कि जो शर्त थी भगवान शिव ने जो उनको शर्त रखी थी वो कहीं ना कहीं भंग हो जाती है। और जो लिंग है वो कई आकार में तब्दील हो जाता है, यानी कि उसके बहुत बहुत सारे अन्य कोटि रूप में बन जाता है, बहुत सारे उसके रूप हो जाते हैं। अब क्या होता है कि रावण जो होते हैं, दशानंद रावण, ये उस लिंग को पहचान नहीं पाते हैं और कोई गलत लिंग को चूज कर लेते हैं, और जो ओरिजिनल लिंग होता है वो वहीं पर स्थापित हो जाता है। इसी से कोटेश्वर नाम निकला है, और वो जो कोटि लिंग है वो वहीं स्थापित करके देवता लोग बहुत ही पूजा अर्चना से उसको स्थापित कर देते हैं, और वहीं से इस कोटेश्वर मंदिर की स्थापना होती है, जिसे हम कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस टेम्पल है गुजरात का। कोटेश्वर टेम्पल की बात आई है तो कोटेश्वर टेम्पल जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में भी स्थित है,
और एक उत्तराखंड में भी स्थित है। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस तरीके से बहुत ही भव्य मंदिर है ये, और हमारा ये लेक्चर भी यहीं पर ख़त्म होता है। और एक बेहतरीन सा टुडेज थॉट, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।